हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। मैं लास्ट के 5 मिनट में मुझे बता दीजिएगा, 10:45 जैसे होता है, उसके बाद हम आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। हाँ, ये शेप की बात करें, साइज की बात हो गई। प्लांट वायरसेस की जो रेंज है साइज की, लगभग 70 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर की होती है। अगर हम 300 नैनोमीटर की साइज आपने किसकी, लेंथ किसकी पढ़ रखी है, टीएमबी की पढ़ रखी है, याद होगा, है ना। पढ़ रखी है कि नहीं, उसमें 300 नैनोमीटर का लगभग होता है रॉड शेप वायरस पार्टिकल, पढ़ा है ना। नेक्स्ट वन, शेप। शेप की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, जिसमें हम क्योंकि प्लांट वायरसेस की बात कर रहे हैं तो उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले, इट मे बी स्फेरिकल शेप। ठीक है, स्फेरिकल शेप में कुकुम्बर मोज़ेक वायरस आता है। ठीक है, देख सकते हो कि सर्कुलर शेप में है, स्फेरिकल है। ठीक है, ये लिपिड मतलब कि इस तरह का स्ट्रक्चर उसका हो सकता है, कुछ ऐसा स्फेरिकल समझ में आता है ना, ऐसा। ठीक, उसके बाद यही कि सेंटर में तो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट होगा, और कवरिंग किसकी होगी, प्रोटीन कोट की होगी या कैप्सिड की होगी। नेक्स्ट वन, अगर रॉड शेप की बात करें तो रॉड शेप के वायरसेस भी हो सकते हैं, विरॉन पार्टिकल्स देखने मिलते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, रॉड शेप आपने कोई पढ़ रखा है, पढ़ाया हुआ है मैंने, पढ़ा है ना लास्ट। हाँ, टीएमबी। तो देखो रॉड शेप का टीएमबी हो सकता है। ठीक है, अगेन वही बात होगी कि न्यूक्लिक एसिड या जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो इन सेंटर, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ दी वो उसको कवर कौन करे रहेगा, प्रोटीन कोड। ठीक है, थर्ड वन, क्यूबॉइडल शेप के हो सकते हैं, क्यूबॉइडल में जिनके पास आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है, या क्यूब शेप का जिनका अपीयरेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, तो वो सारे आ जाएंगे इसी वाले में, क्यूबॉइडल शेप में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें एग्जांपल एनिमल वायरसेस में स्मॉल पॉक्स का है। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स शेप के भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स शेप का मतलब क्या हुआ, जब कभी हम बैक्टीरियोफाजेस की बात करते हैं, ठीक है, वो वायरसेस जो कि बैक्टीरिया पर फीड कर रहे हैं, तो उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो आपको कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है, टैडपोल शेप के दिखाई पड़ते हैं, है ना। उनका प्रोटीन कोट अलग से बनेगा, नेक पार्ट अलग से बनता है, मतलब कि कॉलर वाला पार्ट अलग से बनता है, देन टेल वाला पार्ट अलग बनता है उसके लिए। तो ये वजह से इसको बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स शेप के वायरसेस या वायरस पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ होते हैं जो बुलेट शेप के हो सकते हैं या फिर ब्रिक शेप के हो सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बुलेट शेप में एग्जाम्पल आता है रेबीज वायरसेस का, और ब्रिक शेप में आता है एग्जाम्पल पॉक्स वायरसेस का। ठीक है, शेप की बात क्लियर हुई, आगे बढ़े। शेप क्लियर है, वायरसेस के ये शेप में हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम आज उनके स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, इसलिए साइज और शेप की तो हमने बात कर ली। नेक्स्ट वन, अगर केमिस्ट्री देखें या माइक्रो केमिस्ट्री देखिए, माइक्रो स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, वायरसेस का देखें तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि वायरस वायरस की जो पार्टिकल्स हैं उनको वेरियन कहते हैं। ठीक है, और एक वेरियन पार्टिकल मेनली टू, उसमें मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक तो हो सकता है न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है प्रोटीन कोट। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो वो भी केवल कोई एक तरीके का हो सकता है। ठीक है, या तो डीएनए होगा, क्योंकि आपको मालूम है न्यूक्लिक एसिड केवल दो ही तरह के होते हैं, आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। अगर किसी वायरस में या किसी वेरियन पार्टिकल में डीएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड या एज अ जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीवायरसेस। ठीक है, अगर उसमें वही जेनेटिक मटेरियल आरएनए प्रेजेंट है तो वो कहलाता है राइबोवायरसेस। ठीक, ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि प्लांट वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल या जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो आरएनए होता है, जबकि एनिमल वायरसेस की बात करें तो उसमें डीएनए होता है। इसके साथ में ही इसकी भी दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है कि डीएनए या तो सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है या फिर डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। जहां कहीं आपको एसएस दिखे दैट मीन्स सिंगल स्टैंड, ठीक है, जहां डीएस दिखे दैट मीन्स डबल स्टैंडर्ड, राइट।
तो सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, किसमें है एग्जांपल, फाई 174, फाई इंटू 174, ये फाज का ही नाम है, ठीक है, बैक्टीरियोफाज ही है वन टाइप ऑफ। तो उस तरह का वायरसेस रहता है, उसमें कैसा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है। यूजुअली आपने देखा होगा कहीं पर भी पूरी लाइफ फॉर्म्स में देखे तो डीएनए कैसा होता है, हमेशा कैसा होता है डीएनए, जो वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था, हाँ डबल स्टैंडर्ड हेलिकल होता है ना। हाँ हाँ, अभी भी क्या है कि इसमें भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। सिंगल स्टैंडर्ड की बात करें तो वो लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। यही केस डबल स्टैंडर्ड का भी हो गया कि वो लिनियर भी हो सकता है या फिर सर्कुलर हो सकता है, वो वायरस टू वायरस वेरी करता है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड की बात करें तो प्लांट वायरसेस के केस में कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरसेस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है प्लांट वायरसेस। एक यूजुअल केस की बात करें तो ज्यादातर प्लांट वायरसेस में आरएनए होगा, राइट, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शनल हर जगह मिलता है। तो वैसे ही कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में जब देखते हैं तो उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर आरएनए की बात करें, जैसे आपने टीएमबी पढ़ रखा है तो उसमें कैसा था, आरएनए कैसा था, सिंगल की डबल, आरएनए टीएमबी में, हाँ सिंगल स्टैंडर्ड, हाँ। तो वैसे ही आरएनए के भी दो पॉसिबल, या तो वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा या डबल स्टैंडर्ड होगा। सिंगल स्टैंडर्ड का केस है टीएमबी में एग्जांपल मिलता है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड यूजुअली कहीं भी किसी लाइफ फॉर्म में है तो उसमें कैसा आरएनए होता है, यूजुअली आरएनए कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है। लेकिन हाँ, वायरसेस के केस में डबल स्ट्रैंड का भी केस मिलता है, ठीक है, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड एज अ जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट फॉर्म करता है। वो वो एग्जांपल आपको कहाँ मिलेगा, राइस ड्वार्फ, जो राइस ड्वार्फ वायरसेस होते हैं उनमें मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए का एग्जांपल। इन दोनों के केस में भी सेम पॉसिबिलिटी है कि या तो वो लाइनियर हो सकते हैं, लीनियर फॉर्म में हो सकते हैं, स्ट्रेट होंगे, ठीक है, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो सर्कुलर होंगे, राइट। यूजुअली सिंगल मतलब कि दोनों में से ही कोई एक ही होगा, सिंगल पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड होगा, सिंगल मतलब सिंगल टाइप ऑफ कहें, सिंगल स्पीशीज कहें, पीसेस कई सारे हो सकते हैं किसी वायरसेस में। बात को फिर से समझिएगा, किसी वायरस पार्टिकल में या वेरियन में पीसेस तो कई हो सकते हैं लेकिन कोई एक ही सिंगल स्पीशीज होगी, आरएनए होगा या डीएनए। जैसे कि अगर टीएमबी की बात करें तो उसमें मोनोपार्टाइड जीनोम था, ठीक है, मोनोपार्टाइड जो आरएनए या न्यूक्लिक एसिड होता है वो मोनोपार्टाइड होता है। जेमिनी वायरस में कहें तो उसमें डाइपार्टाइड भी है, ट्राइपार्टाइड भी पाया जाता है, या शायद मोनो पार्टाइड, और या इसका मतलब है कि वो दो पीसेस में भी बटा रहता है या तीन पीसेस में भी डिवाइडेड रहता है, तीन या दो, एक इस तरह से हो सकता है, लेकिन होगा कोई एक ही। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आरएनए भी हो और डीएनए भी हो, जैसे कि लाइफ फॉर्म्स में होता है, और जो लाइफ फॉर्म्स है उनमें, क्योंकि उसमें डीएनए भी होएगा और आरएनए भी। वायरसेस के केस में क्या है, कोई सिंगल स्पीशीज ही होगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई न्यूक्लिक एसिड की, आगे बढ़े, इतना क्लियर है ये बात। हाँ चलिए, प्रोटीन कोड की बात करते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड तो हो गया सेंट्रल रीजन में, ठीक है, उसको कवर्ड कौन किए हुआ है, प्रोटीन कोड कवर करता है, हाँ प्रोटीन कोड। ये जो प्रोटीन कोड होता है ये कई सारी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर के बना होता है। इस प्रोटीन कोड को साइंटिफिक लैंग्वेज में या विरियन पार्टिकल के केस में इस प्रोटीन कोड को हम कहते हैं कैप्सिड, ठीक है, उसको हमने बोला कैप्सिड, ये दिस इज द मेन कंपोनेंट, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, इसको हमने कहा कि जो प्रोटीन कोड होता है उसको कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड किससे, कई सारी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर के बना होता है, वो रिपीटिंग यूनिट क्या कहलाती है, कैप्सोमियर्स कहलाती है। बात समझे, अगेन रिपीट करूं, ये बात क्लियर है, एक बार बोल दो यस। हाँ हाँ ठीक है, कैप्सोमियर्स, ठीक ठीक, कैप्सोमियर्स कहते हैं, ये रिपीटिंग यूनिट का जो अरेंजमेंट होता है वो ही डिसाइड करता है
कि वायरस पार्टिकल या विरियन पार्टिकल की शेप क्या होगी, इनकी अरेंजमेंट, रिपीटिंग यूनिट्स या कैप्सोमियर की जो अरेंजमेंट होती है वो ही डिसाइड करती है कि वायरस पार्टिकल का शेप क्या होगा। बात समझ पाए क्या, कि इसमें भी कैप्सोमियर का अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकता है, उसी के बेसिस पे सिमेट्री डिसाइड होती है। ठीक है, कैसे अरेंजमेंट, वो कैप्सोमियर का अरेंजमेंट कैसे होगा। एक तो तरीका ये है कि अगर न्यूक्लिक एसिड हेलिकली अरेंज्ड है या स्प्रिंग लाइक, हेलिकल में या तो हेलिक्स समझिए, जैसे आपने डीएनए को पढ़ रखा है कि डबल हेलिक्स होता है, या फिर ये कहें जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग देखे हो कि नहीं, जो पहले ऐसे वो वाले पुश करने वाले, हाँ पेन्स आते थे उसमें स्प्रिंग लगी रहती थी, तो जैसे स्प्रिंग होती है ना क्वाइल्ड फॉर्म में, वैसे ही जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्वाइल्ड फॉर्म में है। ठीक है, और हर क्वाइल पे कैप्सोमियर्स अरेंज है, जैसे कि आपने टीएमबी में पढ़ा है, बता चुकी हूँ मैं, है ना। टीएमबी में बताया था कि कैसे ऐसे हेलिक्स बनाता है और हेलिक्स के अराउंड कितना नंबर ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स अरेंज रहती हैं। ठीक है, इसी तरह से हर हेलिक्स में और लगभग 30 हेलिक्स होते हैं और 30 हेलिक्स में कितना कितना ये सब डिसाइडेड रहता है। ठीक है, ऑलरेडी कि एक क्वाइल में कितना नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स अटैच रहेंगे। ठीक है, तो या तो हेलिकली अरेंज रह सकता है, दूसरा जो तरीका रहता है इन कैप्सोमियर्स के अरेंजमेंट का, उसको बोलते हैं आइकोसाहेड्रल। यहीं से फिर सिमेट्री निकल के आती है। देखो आइकोसाहेड्रल का मतलब होता है कोई भी ऐसा पॉलीहेड्रॉन फॉर्म कर लेना, या ये कहें कि पॉलीगोनल शेप तैयार कर लेना। ठीक है, उसकी वजह से वायरस की जो शेप होती है वो कुछ ऐसी हो जाती है। ठीक है, क्यूबॉइडल शेप का हो जाता है। बात समझे, प्रोटीन्स का या कैप्सोमियर्स का अरेंजमेंट, प्रोटीन कोड का या कैप्सोमियर का अरेंजमेंट पॉलीगोनल फॉर्म में हो जाए, या फिर ये कहे कि पॉलीहीड्रल फॉर्म कर लेता है, क्यूब शेप का हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइकोसाहीड्रल सिमेट्री। ठीक है, यहीं से फिर सिमेट्री निकल के आता है, इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि वो पॉलीगोनल शेप ले लेता है। ठीक, कैप्सोमियर्स, जिसकी वजह से वायरस कैसा दिखता है, क्यूब शेप का दिखता है। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ में आई। यस, हाँ, ठीक, ठीक है। ये तो बात हो गई प्लांट वायरसेस की। इसके अलावा कभी कभी आप एक एग्जांपल, मतलब कि एक कंपोनेंट और देखते हो क्या, लिपोप्रोटीन का। ठीक है, लिपोप्रोटीन कहाँ होता है, वो बेसिकली कुछ ऐसे वायरसेस देखे गए हैं जिनमें प्रोटीन कोट के अलावा एक और इन्वेलप होता है। ठीक है, एक और कोटिंग होती है। बात समझे, न्यूक्लिक एसिड हुआ, न्यूक्लिक एसिड के अराउंड कैप्सिड हुआ, कैप्सिड के अराउंड भी एक और इन्वेलप होता है, वो इन्वेलप बना होता है लिपोप्रोटीन का, यानी कि उसमें लिपिड का भी कंटेंट होगा, प्रोटीन का भी कंटेंट होगा। प्रोटीन जो होती है वो वायरस की, मतलब वायरल ओरिजिन की होती है, जबकि जो लिपिड होता है वो किसका होता है, वो होस्ट का होता है, मतलब कि होस्ट ओरिजिनेटेड रहता है। ठीक है, या होस्ट से मैच, होस्ट के में जो लिपिड्स पाए जाते हैं उनसे मैच करता हुआ होता है। बात समझे, ये इतना ना भी याद रखिए, केवल आप ये याद रखिए इनके अलावा, ये दो कंपोनेंट्स के अलावा किसी किसी वायरसेस में, और वो भी ज्यादातर कौन से वायरसेस होंगे, जो एनिमल के केस में होता है। ठीक है, एनिमल वायरसेस के केस में एक और इन्वेलप या एक और कोटिंग होती है जिसे इन्वेलप कहते हैं, जो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई बच्चों। यस, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो ये तो बात हो गई केमिस्ट्री और उनके माइक्रोस्ट्रक्चर की। ठीक, अब एक टॉपिक इसमें और रह जाता है जो स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है, वो आता है सिमिट्री का। सिमिट्री में जैसे मैंने शेप बताया कि कैप्सोमियर का अरेंजमेंट ही जो वायरस पार्टिकल होते हैं, विरॉन्स होते हैं, उनके सिमिट्री को डिसाइड करता है। ठीक है, तो उसमें भी दो तरह की सिमिट्री हो सकती है। पता नहीं कॉर्नर में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कितना दिख रहा है ये भी नहीं मालूम। ये वाला डायग्राम दिख रहा है। सिमिट्री इसी के बेसिस पे कैप्सोमियर्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे
वायरस पार्टिकल में या वायरसेस में दो तरह की सिमेट्री देखने मिलती है, ठीक है। एक हो सकती है हेलिकल, जिसमें बताया कैसे, एक बल्कि दो तरह की नहीं, तीन तरह की होती है। एक तो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, जो कि इनकी होगी बैक्टीरियोफाजस की। इसको एकदम क्लियर हम बैक्टीरियोफाज वाले चैप्टर में कर लेंगे, ठीक है, कि किस शेप का होता है, टैडपोल शेप का हो सकता है या फिर सिंपल हो सकता है, ठीक है। तो ये मतलब कि केवल उसमें हेड पार्ट होगा, ठीक। एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा, जैसे आपने टीएमवी में पढ़ रखा है, तो यानी कि वो कैसी सिमेट्री हो गई, हेलिकल। यहीं पर सिमेट्री डाल करके आप चाहे पेन से लिख लीजिए, तीनों तीनों के नाम लिख लो, कौन कौन से हो सकते हैं। वायरसेस विद, मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं था, अदरवाइज मैं लिख देती। वायरसेस विद क्यूबिक और आइकोसाहेड्रल, दैट वन, या आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। सेकेंड वन इज हेलिकल सिमेट्री। थर्ड वन कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, बल्कि मुझे दो नहीं तीन बनाने चाहिए थे। एक तो आइकोसाहेड्रल हो गया, दूसरा हो गया हेलिकल सिमेट्री, थर्ड वन हो गया कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री की जब बात करते हैं तो वो फाज वायरसेस में पाया जाता है, जो भी बैक्टीरियोफाज या टी लैम्डाफेज जो भी आपने पढ़ रखा है उनमें, ठीक है। तो उसमें भी दो तरह का हो सकता है, या तो इंडेफिनेटेबल, मतलब कोई बहुत ज्यादा फिक्स्ड नहीं रहता, मतलब अभी तक नोन नहीं है, वो फॉर्म हो सकती है, या फिर टैडपोल वाला जो आपने बैक्टीरियोफाज को कभी देखा होगा, बुक्स में देखा है या फिर पढ़ रखा है, वो इसी शेप का होगा, ठीक है। दूसरा जो हेलिकल वाला है, वो मैंने एग्जांपल बताया आपको, टीएमवी में बताया है कि कैसे क्वाइल्ड मतलब या हेलिक्स के फॉर्म में न्यूक्लिक एसिड होता है, और उसी पर कैसे कैप्सोमियस अरेंज रहते हैं। एक तो ये हो गया। तीसरा जो केस है वो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री का है, इसको जरा आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि जो यूनिट 1 है उसमें सिलेबस में ये साफ साफ मेंशन है कि आपको सिमेट्री पढ़नी है। दैट मीन्स हेलिकल सिमेट्री कैसे अरेंज रहते हैं उस पे कैप्सिड या प्रोटीन्स, प्रोटीन कोट में, और कैसे वो फॉर्म कर लेता है हेलिक्स का। और दूसरा है आइकोसाहेड्रल, ठीक है। आइकोसाहेड्रल यूजुअली एक पॉलीगोनल शेप है या पॉलीहेड्रल शेप फॉर्म कर लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने इसमें ही स्मॉल पॉक्स वायरसेस का बताया, होता क्या है आइकोसाहेड्रल सिमेट्री में, कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक 20 फेजेस होते हैं। एक अगर बेसिक पैटर्न देखें तो यूनिट्स जो होती है या कैप्सोमियर अरेंज्ड होते हैं, उनकी 20 फेजेस है। 20 फेजेस कैसे, और वो हर फेज किससे मिलके बनी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे के सारे ये क्या है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल है कि नहीं, यस और नो। हाँ, जरा आप इसको गिनिए, इसको काउंट करिए मेरे साथ साथ। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फेजेस दिख रहे हैं आपको। हाँ, ऐसे ही 10 फेजेस बैक साइड पे भी होंगे। इमेजिन कर पा रहे हो, अगर ये कोई 3D स्ट्रक्चर होता तो कुछ जो शेप इधर है वो ही शेप इधर भी तो होगी, है ना। तो इस तरह से ये कह सकते हैं एक बेसिक पैटर्न पे जब आइकोसाहेड्रल सिमेट्री को देखते हैं, तो एक बेसिक पैटर्न या फिर आइकोसाहेड्रल सिमेट्री फॉर्म करते वक्त पॉलीहेड्रॉन फॉर्म करता है, जिसमें उस पॉलीहेड्रॉन में कितने 20 फेजेस होते हैं, राइट। 20 फेजेस होते हैं जिसमें हर एक, और वो रिप्रेजेंट किससे, एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। एक फेज को अगर देखें तो वो ट्राइंगल से रिप्रेजेंट हो रहा है, और उसमें तीन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, तीन प्रोटीन सब यूनिट्स अरेंज रहती हैं। तो अब अगर हम एक बात करें कि एक बेसिक पॉलीहेड्रॉन में लगभग कितनी सब यूनिट्स अरेंज हो सकती है, तो वो कितनी हो जाएंगी। अगर मैं ये कह रही हूँ कि एक मतलब एक फेज में लगभग तीन सब यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो जरा मेरे को बताओ टोटल सब यूनिट्स का नंबर कितना हो जाएगा, 20 टू, हाँ 60, यानी कि एक बेसिक आइकोसाहेड्रॉन में 60 सब यूनिट अरेंज रहती है, ठीक है। इसके अलावा
12 वर्टिसेस या कॉर्नर्स होते हैं, जरा उनको गिनिए। इमेजिन करिएगा अगर ये 3D शेप होता, कॉर्नर से मतलब क्या है, एजेस से, ठीक है। कॉर्नर समझो कि जहां पर यही ये जो ट्राइंगल्स हैं वो मिल रहे हैं, राइट। तो अगर इनको गिने तो एक कॉर्नर ये होगा, एक कॉर्नर ये होगा, एक कॉर्नर ये होगा। क्या चीज? एग्जैक्टली 12 कॉर्नर्स होंगे, ठीक है। ये पहले कहीं पढ़ रखा है? हाँ 12 कॉर्नर्स होंगे। जरा 12 कॉर्नर्स और भी सब लोग गिन डालो, साथ साथ में गिन लो। गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बैक साइड वाले पे, क्योंकि ये वाले तो तीन उस साइड पे कॉर्नर पे, मतलब वो कॉर्नर्स तो मिलेंगे, ये तो कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। ये कॉमन हो जाएंगे, बट ये वाला तो बैक साइड पे भी होगा। बात समझे? तो 9 इधर हो गया और 3 उधर हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए कि नहीं? हाँ। ये जो 12 कॉर्नर्स है, इनको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। केवल आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीहेड्रॉन होता है। एक पॉलीहेड्रॉन में एक एक पॉलीहेड्रॉन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें 20 फेजेस होते हैं। और एक जो कि किससे रिप्रेजेंट होता है, एक ट्राइंगल, मतलब कि ट्राइंगल एक फेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें लगभग 3 यूनिट्स हो सकती हैं। इस तरह 3 प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं, और इस तरह से अरेंज होकर के वो 60 सब यूनिट्स या 60 कैप्सोमियर एक बेसिक आइकोसाहेड्रॉन में अरेंज रहती हैं, जिसकी वजह से पॉलीहेड्रॉन फॉर्म हो सकता है, ठीक है। पॉली का मतलब भी हुआ जिसके कई सारे अलग अलग कॉर्नर्स हो, राइट। और जहां पर एक इसके अलावा देखिए, जहां पे आपने 12 वर्टिसेस काउंट किए हैं, अब देखो हर वर्टिसेस पे आपको 5 जो ट्राइंगल्स हैं, मतलब उनके कॉर्नर्स है, वो मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 ऐसे है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? हर कॉर्नर पर आप देखो 1 2 3 4 5, ऐसा ही आप यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5। क्या चीज? क्या समझा दू? क्या समझा दू बच्चे? फिर से बताओ, मुझे सुनाई नहीं मतलब सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्या पूछा आपने? क्या पूछा? पूछोगे नहीं तो कैसे बताऊंगी? ये मैंने कहा कि 12 जो इन्होंने वर्टिसेस या कॉर्नर्स बताए, उन कॉर्नर्स पे अगर जब आप देखोगे तो मिलने की जो पोजीशन है वहां पे 5 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं कि नहीं। तो अगर हम ये माने कि एक फेज में कोई ना कोई प्रोटीन या सब यूनिट होगी, है ना, एक फेज में 3 3 का अरेंजमेंट था। और अगर इन कॉर्नर्स पर देखो तो ये 5 हो जाएंगी, यहाँ पे भी देखिए 5 मिल रहे हैं, यहाँ पर भी 5 मिल रहे हैं। तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, अगेन 12 into 5 = 60 सब यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से अरेंजमेंट रहता है। ये एक फेज एक्चुअल में प्रोटीन सब यूनिट्स को ही तो दिखा रहा है, ठीक है। बस ये फर्क रहता है कि वो ट्राइंगल 3 सब यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से 60 सब यूनिट या 60 कैप्सोमियर एक आइकोसाहेड्रॉन में लगभग अरेंज रहते हैं। अगर इनका मान लीजिए नंबर वेरी करता है, क्योंकि पॉलीहेड्रॉन है तो कोई और शेप का भी, मतलब इनके नंबर घट या बढ़ सकते हैं, लेकिन होगा कैसा, वो हमेशा 12 या फिर 12 के मल्टीपल्स में होगा। बात समझे? इतना बात समझ आया कि नहीं? कुछ कुछ है। हाँ कुछ कुछ आया, बाकी अगर जब लिखने वाला दे दूंगी ना तो वो उससे और समझ में आ जाएगा। और चाहो तो ये आइकोसाहेड्रॉन का स्पेशली लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी चीजें तो चलिए नॉर्मल है, वो सारी चीजें आपको मिल भी जाएंगी, ठीक है। और समझ में भी आती है। लेकिन एक ये चीज जो था वो सिमेट्री पर अलग बना है। कितना समझ में आया, एक बार टेस्ट करें? हाँ जी बताएं। अंशु? कौन सा 5 वाला? अच्छा वो समझ में आता है कि कॉर्नर्स 12 कैसे हैं। हाँ, अब देखो मैं ये कह रही हूँ कि मान लो एक फेज में मैं 3 3 प्रोटीन्स बना देती हूँ, ठीक है। मैंने कहा हर उसमें प्रोटीन अरेंज रहती है, एक फेज पर 3 प्रोटीन अरेंज रहती है, ठीक है। एक फेज पर 3 प्रोटीन अरेंज रहती हैं, जरा सब पे बना दो 3 प्रोटीन्स, ठीक।
हर फेस पे मैंने बना दी। अब जरा मुझे ये इसको ही देख करके ये ऊपर अबा वाले में मैंने बना रही हूँ। अब इसमें बताओ कि जहां पर ये एज या ये कॉर्नर मिल रहा था वहां पे टोटल काउंट करो कितनी प्रोटीन यूनिट हो गई। देखो ये डॉट्स कितने दिख रहे हैं, 5 हो रहे हैं ना, हो रहे कि नहीं। हाँ, अब ये 5 और मैंने ये बोला कि 12 वर्टिसेस हैं एक पॉलीहेड्रॉन में, ठीक है। और 5 यूनिट्स हो गई एक कॉर्नर पर आ करके मिली तो कितना यूनिट्स हो गई, 60 हो गया, 12 into 5, हाँ हो गया ना। तो यही चीज है कि ये दोनों तरीके से वही सेम चीज आ रही है कि नहीं, कि वैसे भी अरेंजमेंट ऐसा है कि किस तरह से पॉलीहेड्रॉन में प्रोटीन सब यूनिट्स अरेंज रहती हैं, बस इसी को इस तरीके से बताया गया है। और कहने का मतलब ये है कि या तो पॉलीहेड्रॉन फॉर्म करते वक्त या आइकोसाहेड्रॉन फॉर्म करते वक्त इसका तरीका क्या होगा, या तो वो 12 सब यूनिट्स हो सकती हैं या फिर 12 के मल्टीपल्स हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम इतना होगा तब पॉलीहेड्रॉन फॉर्म हो जाएगा। बात समझे। हाँ चलिए, नहीं थैंक्स की कोई बात ही नहीं है, मेरी ड्यूटी है, ठीक है। अगर आखिर हमें सैलरी इसी बात की मिल रही ना कि आप सेटिस्फाइड हो जाए पूरी तरह से। और ये मतलब कि वैरी करता है, जैसे बैक्टीरियोफाज को देखो तो उसका जो हेड वाला पार्ट रहता है ना वो भी एक तरीका पॉलीहेड्रॉन है, ठीक है। तो उसमें सब यूनिट्स कुछ और अरेंज होंगी, सब यूनिट्स वेरी कर सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी में 162 है, किसी केस में 92 है, किसी में 32 है, कैप्सोमियर्स का अरेंजमेंट इस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये वेरी करता है, बस एक बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए कि अरेंजमेंट हमेशा कैसे ट्रायंगल के बेसिस पे होगा, और ट्रायंगल में भी कितनी कितनी सब यूनिट्स प्रोटीन की अरेंज रहती हैं। बात समझे। अब जिनका क्वेश्चन था मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, जिनको अगर मिल गया है